guys, welcome to my YouTube channel Girl Without Job. Hope you all are doing well and you all are fine. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिल्कुल नया टॉपिक मेरी वीडियो का, जो कि है करंट अफेयर्स। जी हाँ, मैंने कि जैसा कि फर्स्ट वीडियो में ही अपने बोल रखा था कि मैं हर एक वीडियो, हर एक पैटर्न, हर एक सब्जेक्ट से वीडियो लेकर आऊँगी, तो वही मैं कर रही हूँ। मैंने आपको पहले मार्केट का बताया, फिर बेबीज़ का बताया, और मैं देख रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में बहुत ही कंजूसी दिखा रहे हैं। तो गाइज़, मैं रोज़ एक नया टॉपिक ला के आपके लिए हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, और बस आपको एक सब्सक्राइब का और एक लाइक का ही बटन दबाना है। तो गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट मी, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वो वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो लाकर दूंगी। तो गाइज़, आज की मेरी वीडियो होने वाली है करंट अफेयर्स के लेके ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ सवाल बताऊंगी और कुछ ऐसा पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके लिए होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये जो मैंने अपना कुछ नोट्स तैयार किया है, मैं उसी में से आपको बताऊंगी। होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेगा। तो गाइस, ये जो मेरा कुछ करंट अफेयर्स है, जो कि मुझे मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट लगा। मैंने बहुत जगह से इसको पढ़ के, हर जगह से रिसर्च करके मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स निकाल के ले आई हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और प्लीज़ गाइज़, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए करती हूँ रोज़ बहुत मेहनत, और आपको सिर्फ करना है एक बटन दबा के मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक। तो गाइज़, चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मेरी राइटिंग को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सबकी राइटिंग अपनी अपनी होती है। तो मेरी राइटिंग कुछ ऐसी ही है। ये ऊपर ये जो इन्वायरमेंट वर्ड लिखा है, प्लीज़ इसे इग्नोर करें। ये मैंने कुछ और ही सोच के लिख दिया था, बट और जो भी है, मैं फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक एक पॉइंट पढ़ती जाऊँगी। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं पढ़ ले रही हूँ। अगर आपको इसे कहीं नोट्स में लिखना हो तो आप लिख लें, नहीं तो मैं इसे ऐसा पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो और आप आसानी से जो है इसे पढ़ पाएँ, और इस वीडियो में से आपको हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो पढ़ती हूँ। भारत के तिरंगे की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है? उसका उत्तर है पिंगली वेंकैया। जी हाँ, भारत के तिरंगे की रूपरेखा पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार की गई है। उसके बाद, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र है, उसका अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय हमारे ध्वज जो है, तिरंगा जिसका नाम है, राष्ट्रीय ध्वज का नाम अगर आपको नहीं पता तो उसका नाम तिरंगा है। तो तिरंगा में जो अशोक चक्र है, उसका अर्थ है रुकना नहीं। जी हाँ, जीवन भी हमारे जीवन का भी यही अर्थ होता है गाइस, कि हमारा जो जीवन है, समय का भी एक चक्र है, हमारे जीवन का भी एक चक्र है जो कि चलता रहता है। जैसे समय कभी नहीं रुकता, जैसे हमारी लाइफ कभी नहीं रुकती, वैसे ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मतलब भी यही होता है, जो उसमें अशोक चक्र बना हुआ है, कि रुकना नहीं है। हमें अपने जीवन में अपना कार्य, अपना कर्तव्य को संपूर्ण निष्ठा से करते रहना है, और अपने जीवन में कभी रुकना नहीं है। उसके बाद 22 जुलाई 1947। जी हाँ, 22 जुलाई 1947 इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। गाइज़, मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को भले ही आपके लिए ऐसी लैंग्वेज में लेके आई हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज। जैसे आप बात करते हो, बोलते हो, तो मेरी वीडियो आपके लिए उस तरह हेल्प करेगी कि जैसे आप बोलते हो, बात करते हो, उस तरह आप इजीली ही इस पढ़ाई को भी, इस करंट अफेयर्स को भी समझ पाओगी। तो इसीलिए मैं इसे आपको एक एक वर्ड बोल के बताऊँगी कि आप इजीली एक एक वर्ड समझ जाओ, और आपको लगे ऐसा कि हाँ, कितना इजी, बात करते करते आपको, जैसे आप बात करते हैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में, वैसे ही कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको इस पूरे करंट अफेयर्स को क्लियर करूँगी, समझाऊँगी। सो गाइज, हम कहाँ थे? वी आर इन द 22 जुलाई 1947 ऑन दिस टॉपिक। तो 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्या हुआ था?
देखिए आपको सबको पता होगा कि हमें इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1947। जी हाँ, 15 अगस्त को हम सब 1947 को हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में बनाई गई थी। अब ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या है? रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू इंडियन नेशनल फ्लैग। जी हाँ, ऐसे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस जो कि इंडियन नेशनल फ्लैग यानी हमारे तिरंगे से रिलेटेड हो, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय ध्वज संहिता, जो कि 2002 में कैसे हमारे झंडे को हैंडल करना है, कैसे रखना है, कब उसको फहराना है, कब उसको होस्ट करना है या कब उसे डाउन करना है, जब किसी नेशनल वेरी नेशनल पर्सनैलिटी की जब डेथ हो जाती है तब शायद नहीं, तभी हमारे झंडे को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है उनके उस राष्ट्रीय व्यक्ति के सम्मान में। तो वो जो भी राष्ट्रीय ध्वज संहिता थी वो 2002 में बनाई गई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट पीपल हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ऐसे लोगों के बारे में जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुके थे। तो फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, हम ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि फर्स्ट पर्सन था। हम अभी ये बात नहीं कर रहे कि इंडिया से कौन था। वो फर्स्ट पर्सन था जो जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, वो थे एडमंड हिलेरी। 1953 में इन्होंने किया था, एडमंड हिलेरी 1953 में। और ये कहाँ के थे? ये न्यूजीलैंड के थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया वो थी, बहुत से लोग जानते होंगे, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जी ने माउंट एवरेस्ट को इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्लाइंब किया था, जो कि उत्तराखंड की है। नाउ फर्स्ट डिसेबल्ड इंडियन वुमेन। डिसेबल्ड आप सभी को पता होगा। इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इज अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा जो कि यूपी की थी। मैं भी यूपी की हूँ और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, उन सबको कितना गर्व होता होगा कि हाँ, ये जो थी ये महान हस्ती ये हमारे स्टेट की थी। तो जी अरुणिमा सिन्हा थी इंडियाज़ फर्स्ट डिसेबल्ड वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जो कि थी कहाँ की? यूपी की। कीमा रीता शेरपा, ये नाम है कीमा रीता शेरपा, जो कि नेपाल की थी। वो ऐसी वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को बहुत ही बार क्लाइंब किया था। वुमेन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट द मोस्ट, यानी उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। राष्ट्रीय गीत, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो कि वंदे मातरम है। बहुत से लोग जानते होंगे हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इनकी पुस्तक का नाम है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है गाइस? आनंद मठ। पहली बार 1896 में कोलकाता सेशन में इसको गाया गया था। यानी जो हमारे राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे पहली बार कहाँ गाया गया था गाइस? 1896 में कोलकाता सेशन में हमारे राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। अब हमारा सबका राष्ट्रीय गान, हमारे देश का राष्ट्रीय गान जो है उसे किसने लिखा था? पहले तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है और उसे लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसे लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो गाइज हमारा राष्ट्रीय गान जो कि है जन गण मन, जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र आई एम रियली सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो हमारा राष्ट्रीय गान है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आई एम सो सॉरी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने
राष्ट्रीय गीत लिखा था और राष्ट्रीय गान लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1911, जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक। 1911 के कोलकाता सेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन गाया गया था। नाउ नेक्स्ट 1916 लखनऊ सेशन, जिसके अध्यक्ष थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 लखनऊ सेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसी सेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, और नरम दल और गरम दल अलग कब हुए थे? तो ये अलग हुए थे सन 1907 के सूरत सेशन में। ये दोनों एक कब हुए थे? 1916 लखनऊ सेशन में। ओके, जिसके अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और ये जो नरम दल और गरम दल है वो अलग कब हुए थे? 1907 के सूरत सेशन में। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। 22 अक्टूबर 2010, 22 ऑफ अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, प्लीज नोट दैट, विरासत पशु किसे घोषित किया गया? 22 अक्टूबर 2010 में हाथी को। ओके, हाथी मीन्स एलिफेंट। और हम हाथी दिवस कब मनाते हैं? सो वी विल सेलिब्रेट एलिफेंट डे और हाथी दिवस 12 अगस्त को। नाउ वी विल टॉक अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट, मूल संविधान में 14 भाषा थी। जो हमारा मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं थी, यानी 14 लैंग्वेजेस थी। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। सिंधी इज अ लैंग्वेज, तो 21वें संविधान संशोधन में से सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। उससे पहले कितनी भाषाएं थी? 14। 71वें यानी 71st संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। जो 71st संविधान संशोधन था उसमें नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। किसमें? मूल संविधान। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 92nd यानी 92 संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषाएं आई। हमारे संविधान संशोधन के 92 सेशन में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषाएं आई। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड एंड आई विल टेल यू व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है? सबसे पहले राष्ट्रीय पक्षी दैट इज पीकॉक। तो पीकॉक का मोस्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि पीकॉक व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक? दैट इज पैवो क्रिस्टेटस। क्या है? पैवो क्रिस्टेटस। ओके, दिस इज साइंटिफिक नेम फॉर पीकॉक। नाउ मैंगो। मैंगो इज, प्लीज आप कमेंट में बताएं मैंगो क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, पर जिसको पता है वो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है। हमारे देश इंडिया का, हमारे भारत देश का नेशनल फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल क्या है? मैंगो यानी आम है। और मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। ओके, गैंजेटिक डॉल्फिन। गैंजेटिक डॉल्फिन यानी जो गंगा जी में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड गैंजेटिक डॉल्फिन। वो क्या है? वो हमारे नेशनल वाटर स्पीशी है। नेशनल वाटर स्पीशी। ओके, क्या है? कौन है? गैंजेटिक डॉल्फिन। और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लैटेनिस्टा गैंजेटिका। आई विल रिपीट माई वर्ड्स, प्लैटेनिस्टा गैंजेटिका। नाउ टाइगर। मोस्ट ऑफ द पीपल नो टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है।
टाइगर यानी बाघ, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, पैंथेरा टाइग्रिस। बैनियन, बैनियन इज आवर नेशनल ट्री, हमारे भारत देश का जो नेशनल ट्री है वो है बैनियन ट्री। और इसका जो भी साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, किसका साइंटिफिक नेम है, बैनियन का। नाउ वी विल टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना, 1972। कब बना, 1972। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में है। कौन स्वीडन में है, स्टॉकहोम। ओके, तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन यानी सेशन में, इस सम्मेलन को और क्या कहते हैं, तो इस सम्मेलन को कहते हैं पहला इन्वायरमेंटल सम्मेलन। ठीक है, पहला इन्वायरमेंटल सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में। कब हुआ था, 1972 में। इसमें भाग लेने भारत से इंदिरा गांधी जी गई थी। भारत से इसमें भाग लेने कौन गया था, इंदिरा गांधी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। 1973 में क्या आया, कौन सा प्रोजेक्ट, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और नाउ दिस इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कब आया, 1986 में। पहला पर्यावरण सम्मेलन यानी एनवायरमेंटल, फर्स्ट एनवायरमेंटल सम्मेलन जो है वो कब हुआ, 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन भी है। ओके, सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। मैं रोज़ आपके लिए अब ऐसे ही फ्रेश करंट अफेयर्स लाती रहूँगी और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने इस वीडियो को बहुत ही आसान शब्दों में अपने हाथों से नोट्स बना के इसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप आसानी से इसे नोट डाउन कर सकें, आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें और आई होप कि ये आगे आपके किसी काम आ सके। ये वैसे तो बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ये इन्वायरमेंटल का जो और भी मैंने जो भी भारत देश के बारे में आपको जो भी जानकारियाँ दी। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं आपके लिए इसी तरह रोज़ नया टॉपिक या इसी को मूव फॉरवर्ड करूँगी, आगे लेके जाऊँगी और आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया और आपकी यूज़फुल चीज़ें बताती रहूँगी। और मैंने जैसे पहले बोला, आपको अगर कुछ और भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू।